नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट L1 एग्जाम की तैयारी और रीट L2 एग्जाम की तैयारी बड़े ही शानदार और जानदार तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जो 2011 में क्वेश्चन पूछे गए थे हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ कर लिए, चाहे L1 में पूछे गए हो चाहे L2 में पूछे गए हो। इसी प्रकार 2012 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए L1 और L2 में हमने अच्छे तरीके से कर लिए। उसके बाद 2015 में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो हमने कर लिए। 2017 में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए वो भी हमने कर लिए। और प्यारे विद्यार्थियों, 2022 में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए ये भी हम कर चुके हैं। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर क्लासें देख लीजिए एग्जाम से पहले। और आज हम 2021 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, चाहे L1 का एग्जाम हो चाहे L2 का एग्जाम हो, वे क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। किस में पूछा गया? रीट L1 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत है क्या हो वो जो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। क्या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम है, या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। और इसके अलावा मैं और आपको बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नोट्सों के माध्यम से कंप्लीट कर रखी है। और आपको मैं बता दूं, बाल कल्याणकारी योजना ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर रखा है। और मैं आपको बता देता हूं इसके अलावा NCF 2005 ये टॉपिक भी कंप्लीट कर रखा है। और RTE 2009 ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर रखा है। तो इनकी क्लासें आप लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रेमंड केटल। कौन? केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? 2011 में, 2012 में, 2015, 17, 22 सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। और इसका आंसर क्या आएगा? क्या 5 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा या 8 आएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2021 में भी पूछ लिया गया है। और यानी अब आने वाले एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा मेस्लो को आवश्यकताओं के पदानुक्रम के में सम्मिलित नहीं है? यानी मेस्लो के द्वारा जो पदानुक्रम दिया गया था निम्न स्तर का, उच्च स्तर का, उसमें कौन सा शामिल नहीं है ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, दैहिक आवश्यकताएं। जी श्रीमान ये तो है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर यहां पर बी, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद ये शामिल नहीं है। और स्नेह और संबद्धता ये भी शामिल है। और आत्म सिद्धि ये भी शामिल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो मेस्लो की जो आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है उसमें सम्मिलित नहीं है। कौन सा? व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना। यह क्वेश्चन हमने किया था 2022 वाले पेपर में और यह 2021 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, द्वंद्व। क्या आ जाएगा? द्वंद्व। यदि एक व्यक्ति में एक ही समय 2 विपरीत इच्छाएं हो जाए तो वो क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। क्वेश्चन
नंबर 5। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? यानी रिसर्च हमारा पूछा गया यहां पर स्टीफन कोरे के द्वारा कौन सा संबंधित है? क्या वो आधारभूत रिसर्च है, या फिर व्यवहारात्मक रिसर्च है, या फिर यहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान कह दीजिए, या साइंटिफिक रिसर्च कह दीजिए, या फिर वो क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्शन रिसर्च, जो यहां पर स्टीफन कोरे से संबंधित है अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? औपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? औपचारात्मक शिक्षण पूछा है, तेजी से सीखने वाले बालकों के लिए होता है क्या? नहीं होता। क्या प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है क्या? श्रीमान इनके लिए भी नहीं होता। क्या रचनात्मक रूप से जो सीखते हैं बालक उनके लिए होता है क्या? नहीं होता। जो धीमे गति से सीखते हैं उनके लिए क्या होता है? औपचारात्मक शिक्षण होता है, यानी यहां पर रेमेडियल टीचिंग होती है यहां पर जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सबका साथ सबका विकास। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? शिक्षण को खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण का जो खेलकूद विधि है कौन से सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों का के सिद्धांत है क्या? नहीं, ये तो सरासर गलत दे रखा है यहां पर। वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। जी हां, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब। जी हां, अब यही है, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़ाएंगे कंपटीशन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अब जो खेल रहे हैं उनकी वास्तव में बड़ी ही अच्छी प्रोग्रेस चल रही है वर्तमान समय के अनुसार। तो यहां पर वृद्धि और विकास का सिद्धांत एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करवा रखा है आपको ये टॉपिक, और उसमें बताया था आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की जो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, आपको अच्छे तरीके से बताया था। क्या कोठारी साहब जी थे क्या? नहीं थे। क्या मेहरोत्रा थे? नहीं थे। क्या राममूर्ति थे? नहीं थे। तो कौन थे? यशपाल यहां पर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, और यह भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार रिपीट होते हैं आपको पता चल रहा है ना। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, और आपको मैं नोट्सों में भी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। राइट टू एजुकेशन जो यानी RTE 2009 है अधिनियम है, किस आयु समय के बालकों के लिए है? तो कौन से आ जाएंगे? 6 से 14, यानी बालक का मतलब क्या है यहां पर? 6 से 14 वर्ष के बालक। और यहां पर प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ था आपको बताया था। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? देखिए हमें क्या बताना है, दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, यानी इसमें 3 तो एक समान दिखेंगे हमें और एक भिन्न दिखाई देगा, वही आंसर हमें बताना है। तो देखिए उपलब्धि यानी अचीवमेंट, एक तरफ क्या है भूख, एक तरफ क्या है नींद, एक तरफ क्या है प्यास। मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको भूख भी लगती है, नींद भी आती है उसे और उसको प्यास भी लगती है, लेकिन उपलब्धि तो वो हासिल करता है। उपलब्धि तो क्या करता है वो? हासिल यानी अचीवमेंट हासिल ही करता है, यानी ये नहीं होगा दैहिक अभिप्रेरक। क्या नहीं होगा? ये दैहिक अभिप्रेरक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है जी? अध्यापन शैली यानी टीचिंग स्टाइल पर, या फिर विषय वस्तु पर, या फिर भाषा पर, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर पर। तो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है श्रीमान? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। अध्यापन शैली इसका एकदम सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राइट टू एजुकेशन का पूछा गया क्वेश्चन, करवा रखा है आपको नोट्सों में। तो देखिए यहां पर राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, कौन से विद्यालयों की बात हो रही है? यहां पर प्राथमिक विद्यालयों की बात हो रही है, उनमें
विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो देख लीजिए, 25 अनुपात 1 क्या नहीं, क्या 35 अनुपात 1 क्या नहीं, क्या 40 अनुपात 1 क्या नहीं। तो श्रीमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 30 अनुपात 1। 30 अनुपात 1 होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। यानी मध्यावधि में जो परीक्षा होती है वो किसका उदाहरण है? क्या रचनात्मक मूल्यांकन का है, या फिर मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का है, या फिर योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? जी श्रीमान, योगात्मक मूल्यांकन का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा रोग वंशानुगत है? आसान सा क्वेश्चन आ गया ये तो। कौन सा रोग वंशानुगत है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए डी एच डी, या फिर देखिए फिनाइल, क्या है? फिनाइल कीटाणुरिया। ये क्या है? यहां पर वंशानुगत है, ये तो क्या है? वायरस जनित रोग है। और परकिंस ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा क्या इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? मैं अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए 16। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन? कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है। ठीक है जी, मानव का विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यानी शेषवावस्था में अधिक होता है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा कम होता है, फिर किशोरावस्था में ज्यादा होता है। यानी विकास तो एक जैसा होता है लेकिन समान नहीं होता। देखिए, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यानी क्रम एक सा रहता है। सभी बालकों में शेषावस्था में क्या होगा? तेजी से विकास होगा, फिर बाल्यावस्था में धीरे धीरे होगा, फिर किशोरावस्था में सभी बालकों में तेजी से विकास होगा। यानी ये क्या कह रहा है? और यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? कौन सा सिद्धांत है ये हमको बताना है जी। ऑप्शन नंबर ए देखिए, सतत विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सतत विकास का सिद्धांत नहीं, सतत नहीं है ये। सतत तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पहले ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा, यानी ये तो नहीं आएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी नहीं है। समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? जीन पियाजी। कौन है? पियाजी नहीं श्रीमान, क्या है यहां पर? पियाजे हैं। क्या है? जीन पियाजे। कहां पियाजी की याद आ रही है यहां पर? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? कौन सी है अंतिम अवस्था? क्या संवेदी पेशी अवस्था है, या फिर हमारी अमूर्त? बिल्कुल सही है, यही आएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपने रट रखा होगा जीन पियाजे को तो, और 100% क्वेश्चन आएगा इससे। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण। बिल्कुल सही है, ये तो बुद्धि का है, तो बाकी नहीं होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। बुद्धि का निष्पादन परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 19। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा? क्या मैस्लो के द्वारा, या सिगमंड फ्राइड जी के द्वारा, या फिर रोजर्स के द्वारा, या फिर जीन पियाजे के द्वारा? तो यह किया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, आज फिर ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। कल तो इस प्रकार के क्वेश्चन 3-4 बार आए थे, क्योंकि कल हमने 4 पेपर किए थे 2022 में जो पूछे गए थे। यानी कल कितने क्वेश्चन किए थे? टोटल 120 क्वेश्चन किए थे मात्र एक क्लास में। और यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एक 10 वर्षीय बालक है,
मानसिक आयु 12 देर की है, कितनी देर की है, 12 देर की है, और हमें उसकी बुद्धि लब्धि पूछिए तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 से 10 यहां पर एक जीरो कट जाएगी तो 120 ही आएगी ना, तो सूत्र आपको याद ही होगा, तो ये आ जाएगी 120। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, क्या है क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है, आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध या फिर शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अभिभावक और बालक संबंध क्या नहीं है, एक जैविक कारक नहीं है। यहां पर आनुवांशिकता भी एक जैविक कारक है, यहां पर जन्मजात स्वभाव भी क्या है, एक जैविक कारक है, और शारीरिक स्वास्थ्य भी क्या है, एक जैविक कारक है। लेकिन अभिभावक और बालक संबंध क्या नहीं है, यहां पर जैविक कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, डाउन संलक्षण का कारण है, डाउन संलक्षण का कारण क्या है, ये हमको बताना है जी। क्या आएगा इसका आंसर, देखिए त्रिगुणता नहीं, ये तो नहीं है। 21वें गुणसूत्र की होती है ट्राइसोमी, तो यहां पर 22वां भी नहीं आएगा, 20वां भी नहीं आएगा, न एक्स एक्स वाई वाला भी आएगा, तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका सही आंसर। डाउन संलक्षण का कारण यहां पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन। क्या है 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, कि विश्वसनीयता की अवधारणा से हास्य हर एक एग्जाम में पूछा गया, 2011 से लेकर 2022 तक प्रत्येक शिफ्ट में, चाहे L1 का हो चाहे L2 का हो, यह क्वेश्चन हर बार पूछा गया, चाहे वो विश्वसनीयता से आ जाए कहीं और से हो जाए, यानी यहां से जरूर पूछा जाता है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, यहां से क्वेश्चन 100% पूछा गया, तो यहां से आपको पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहो तो। देखिए यहां पर विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या है, क्या निर्देशों की वस्तुनिष्ठता है, क्या मापन का उद्देश्य है, या प्राप्तांकों की बारंबारता। क्या आएगा इसका आंसर, प्राप्तांकों की बारंबारता, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है, कौन सा उदाहरण नहीं है प्रक्षेपीय का, TAT या SCT या ड्राएमैन या MMPI, और साफ साफ झलक रहा है इस क्वेश्चन के ऑप्शनों में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा, MMPI। ये क्या नहीं है, प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। और ये देखिए बहुबुद्धि वाला सिद्धांत 2022 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था श्रीमान, तो ये किया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 26, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, या बालक के चिंतन का गणितीकरण, या गणित की विषय वस्तु। तो एनसीएफ गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका हो जाएगा बालक के चिंतन का गणितीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्या है क्वेश्चन नंबर 27, पारितोषित तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो कौन सा सिद्धांत है ये, सामाजिक है, क्रिया प्रस्तुत है, शास्त्रीय अनुबंधन है, या फिर संज्ञानात्मक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्रिया प्रस्तुत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, 45% क्या होता है, जी हां, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्या है क्वेश्चन नंबर 29, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का परिकल्पित किया जाता है, व्यक्तित्व, उपलब्धि, बुद्धि, यहां पर या रचनात्मकता। तो यहां आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और L1 में पूछा गया अंतिम क्वेश्चन, क्या है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है, कौन सी अवस्था है वो, तो वो होती है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी। ये हुए हमारे L1 में पूछे गए कितने क्वेश्चन,
30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन हमने कर लिए जो L1 के एग्जाम में पूछे गए। अब हम बात करेंगे L2 के एग्जाम में 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात करेंगे। तो देखिए यहां पर रीट L2 2021 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, मैंने खुद से वादा किया है। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के प्रति सप्ताह। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या होगी, कितनी है, 45 घंटे। कितने, 45 घंटे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। यानी विद्यालय के प्रधानाचार्य है, उनके द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा कौन सा अनुसंधान दिया जाए जो संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचान सके और उन्हें दूर कर सके। क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान या ऐतिहासिक अनुसंधान या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान। तो इसका सही आंसर हमारा एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयासों द्वारा सीखने से संबंधित है, प्रयासों द्वारा सीखने से संबंधित है। कौन सा है, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत या अधिगम या फिर शास्त्रीय अनुबंधन या फिर हमारा संज्ञानात्मक आएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है जब स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, आत्म सात्मीकरण कहलाता है या संबंध कहा जाता है या अनुकूलन कहा जाता है या संतुलन कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, आत्म सात्मीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है जी, अस्पष्ट उद्दीपक, ये तो है जी, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, ये भी है, फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स, ये भी है, व्यक्ति परक प्रत्यक्षण, ये भी है श्रीमान। तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या, ये परिक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 2021 में ही हम क्वेश्चन करके आए हैं, पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन करके आए हैं, परिक्षेपीय परीक्षण के बारे में पूछा गया, यहीं पर भी वही पूछा गया है जहां पर हमने किया था SAI वाला जो परीक्षण किया था उसकी बात की थी, जो परिक्षेपीय परीक्षण नहीं था, यहां पर ये आ गया। और वहां पर TAT वाले ऑप्शन थे, यहां पर SCT वाले ऑप्शन थे ना प्यारे विद्यार्थियों। यानी क्वेश्चन के देख लीजिए तरीके, पूछने के तरीके किस प्रकार हैं ये आप देख लीजिए, यहां पर बड़ा ही शानदार है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, प्रतिभावान शिक्षार्थी की कौन सी है इसमें, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। प्रतिभावान शिक्षार्थी बिल्कुल सही है जी, ऐसा ही होता है। और वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, नहीं, यह तो विशेषता नहीं है। वह रस्मी व्यवहार करता है और जिसे हाथ थपथपाना हिलाना आदि नहीं, यह बहुत ही तुन कमीजाजी होता है, नहीं, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है या फिर विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, नहीं, क्या बात कर रहे हो श्रीमान, इस प्रकार के ऑप्शन ही नहीं देने चाहिए। विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, अवास्तविक लक्ष्य, नहीं, गलत है ये। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। जी हाँ, यहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चों के लिए हानिकारक कैसे है, या ये भी गलत है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8
समस्या समाधान नहीं है, समस्या समाधान नहीं है। लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है हमें, लक्ष्योन्मुखी। क्या दे रखा है, लक्ष्योन्मुखी। ये तो नहीं है, ये तो नहीं आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर तो ये तो क्या है, समस्या समाधान है। यहां पर देखिए एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, यह भी समस्या समाधान वाला है। समझ और कर्मिक चरणों के लिए क्या है, एक प्रयोग आधारित है, यह भी ठीक है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में यह समस्या समाधान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टीएटी परीक्षण हमें पूछा गया है। यहां पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी है, ये अभी हम करके आए थे 2021 वाले पेपर में, अल्टो में करके आए थे। ये किस प्रकार की विधि है, परिक्षेपीय विधि है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभी क्वेश्चन करके आए हैं और अभी हम ये क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है क्वेश्चन रिपीट होंगे प्यारे विद्यार्थियों। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। 2022 में क्वेश्चन किया था हमने, 2022 में, यानी ये पहले 2021 में आया, फिर 2022 में रिपीट हुआ था, और उसका आंसर क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन, यानी सृजनात्मकता की ओर ले जाता है अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन फिर देख लीजिए, वही क्वेश्चन, बस यहां पर आंकड़े अलग दे दिए इसने। क्या कहा, वास्तविक आयु कितनी दे दी, 13 दे दी, मानसिक आयु कितनी दे दी, 14 दे दी हमें, और हमें क्या बतानी है, बुद्धि लब्धि बतानी है। क्या बतानी है, बुद्धि लब्धि हमें बतानी है। तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 112 से 50, 107, 69 या 110 से यहां पर 25 या 100 से 50, तो निकालने के बाद इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था जी, पावलोव ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 13, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण क्या है, माता पिता में अनबन रहना, माता पिता में घर में अनबन रहती है, तो ये बाल अपराध का कारण है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जी हां, ये बाल अपराध का कारण है। फिर देखिए परिवार के सदस्यों में सहानुभूति व्यवहार, ये कैसे बाल अपराध को बढ़ावा देगा, यानी ये तो नहीं होगा। परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, ये भी नहीं, कोई लड़ाई दंगे ही नहीं होंगे, सहमति से कार्य हो रहा है तो बालक अपराध करना सीखेगा ही नहीं। समृद्ध परिवार है तो ये भी नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगर घर में माता पिता में अनबन रहती है तो बाल अपराध का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, कर चुके हैं ना इस क्वेश्चन को भी, तो देख लीजिए, बालकों के मुफ्त। तो देखिए आज हमारा अंतिम पेपर है 2021 का, और लगभग सभी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, जितने भी आज कर रहे हैं ना, लगभग हमें ऐसा ही लग रहा है ना, आपने अगर क्लास लगाई है तो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार हमने किए। तो यही हमारा तरीका है प्यारे विद्यार्थियों, और इसके अलावा हमने नोट्सों के माध्यम से भी कर रखे हैं, क्लास से लगा लेना आप। कल का दिन बचा आपके लिए, उतने में जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, बस पात्रता क्लियर हो जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर मेंस एग्जाम की तैयारी बड़े ही शानदार, जानदार, मजेदार और धुएंधार तरीके से करनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। वही ऑप्शन, वही क्वेश्चन, क्या है, 14 वर्ष के पश्चात है शिक्षा अवस्था, तो कहां तक है, 6 से 14 वर्ष, याद है ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा चरण है शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, उपकल्पनाओं का निर्माण या फिर प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, तो ये सही आ जाएगा इसका। क्रियात्मक अनुसंधान कौन सा बनाता है, प्रोग्रामों का क्रियान्वयन और मूल्यांकन, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
अल्बर्ट बांडुरा के क्वेश्चन पूछा गया, वहां पर हमने देखा पहला क्वेश्चन था L1 में, यहां पर 16वां क्वेश्चन आया है। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, उनका हमें क्रम बताना है। क्या बताना है? क्रम बताना है। तो देखिए, अनुप्रेरणा तो आएगा नहीं, पहले अनुप्रेरणा तो आएगा नहीं, क्या आएगा पहले? अवधान आएगा, अवधान अवधान, ठीक है। फिर देखिए क्या आएगी? धारणा आएगी, यानी अनुप्रेरणा फिर भी नहीं आएगी, तो धारणा धारणा। धारणा के बाद क्या आएगी? धारणा के बाद आएगी पुनरुत्पादन। फिर क्या आएगी? अनुप्रेरणा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दे रखा है कि सिगमंड फ्राइड है ना, उनके अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं का ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? कौन सी है सर्वाधिक उपयुक्त विधि? क्या व्यक्तित्व अध्ययन यानी केस स्टडी आएगी? क्या नहीं? या फिर यहां पर समाज मिति तकनीक आएगी? क्या नहीं? क्या इंटरव्यू वाली आएगी? क्या नहीं? तो ड्रीम एनालाइज यानी स्वप्न विश्लेषण बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ADHD, देखिए यहां पर अलग पूछा गया हमें ADHD, और अब तक हम क्या पढ़ रहे थे अन्य एग्जामों में 2022 में 2000 हमने किया था 17 का पेपर किया था, उनमें डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, इनके बारे में पढ़ा था। यहां पर क्वेश्चन आया ADHD, यानी हम सभी पढ़ लिए, चाहे डिसलेक्सिया हो, डिसग्राफिया हो, डिसकैलकुलिया और ADHD के बारे में भी हमने पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया? तो देख लीजिए, बोलने में कठिनाई वाले बालक होते हैं क्या? नहीं श्रीमान, ये तो नहीं आएगा। क्या श्रवण दुर्बलता वाले बालक होते हैं क्या? नहीं। तो इसका आंसर ध्यान विकार वाले बालक, पालक नहीं, यहां पर बालक आएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ADHD क्या है? जो ध्यान विकार वाले बालक होते हैं उन्हें ADHD में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। क्या है वो? उपचारात्मक है, निदानात्मक है, उपलब्धि है या फिर रचनात्मक है? तो वो एक प्रकार का निदानात्मक परीक्षण है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन के तहत एक शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था, करवाया था? 2002 में हुआ था वो संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। और क्या ये जोड़ा गया था? 21A, अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, बताए ना आपको। और मौलिक कर्तव्य, मौलिक जो कर्तव्य है उसमें 51A जो अनुच्छेद है उसका कौन सा कर्तव्य था? जिसमें माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य होगा कि बालक को क्या करवाई जाए? अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, पता है ना आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? नहीं 21 नंबर, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन? 21 नंबर। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित, तो बच्चों को शिक्षक का अनुसरण, ये तो सरासरी गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। शिक्षकों का अनुसरण नहीं करना, बस नए विद्यालय का अनुकरण करना। बस बालक को क्या चाहिए? एकदम स्वतंत्रता चाहिए। यहां पर ये देखिए, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, यही तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है? किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और सांवेगिक बुद्धि आपको बताई थी गोलमैन के द्वारा, वो क्वेश्चन भी आ चुका है यहां पर, पहले आ चुका था ना, 2017 में किया था या फिर 15 में किया था, कर चुके हैं, मान लीजिए कर चुके हैं। बस वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, किस प्रकार सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा सीखते हैं क्या बालक? नहीं सीखते। वाइगोत्स्की के अनुसार तो ये तो नहीं है। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, बिल्कुल सही है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
किस मनोवैज्ञानिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण, तो बिन्ने आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बिन्ने के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ाने की गति धीमी रखेगा क्या? नहीं, ये तो फिर प्रतिभाशाली बालक कैसे होगा वो, क्या उसे दंड? नहीं, उन पर ध्यान नहीं देना ये भी गलत है, तो विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन देकर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा का जोड़ने का उद्देश्य है। L1 में गणित के बारे में देखा था, बच्चों में क्या करना, गणितीकरण करना बच्चों के विकास में, और यहां पर क्या आएगा हमारा, जो कला से पूछ लिया गया तो कला के बारे में आएगा, संस्कृति के बारे में आएगा। देखिए क्या यहां पर देखिए एजुकेशन इन एनसीई नेशनल एफ आएगा, यहां पर देखिए इंग्लिश में गलत दे रखा है, एनसीएफ 2005 इज यहां पर आर्ट यानी कला के बारे में, तो यहां पर कल्चर आ जाएगी, आर्ट यानी कल्चर यानी सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ये आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? निरंतरता के लिए है क्या? ये निरंतरता के लिए बिल्कुल सही है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक, चिंतन, या फिर हमारा व्यवसायिक रुचियां, या फिर मेमोरी या अनुभव से सीखना, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसायिक, वोकेशनल चॉइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? यानी मनोगत्यात्मक नहीं है, सोचना, थिंकिंग, यानी ये सोच रहा है बालक, ठीक है, लिखना है, खेलना है, यहां पर गेंद फेंकना, ये सभी है, प्रक्रिया क्या है? गत्यात्मक यानी एक्टिविटी वाली। देखिए एक्टिव लिख रहा है बच्चा, देखिए मैं लिख रहा हूं, इस चैनल को कर दीजिए लाइक, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। यानी मैं लिख रहा हूं ना, ये लिख रहा हूं तो क्या है, ये मेरी हाथ की उंगलियां है ना, वो एक्टिव है, यानी एक्टिव है यानी एक्टिविटी। फिर देखिए खेल रहे हैं हम, देखिए खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में इधर से इधर भाग रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हैं हम? खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट, यानी हम क्या कर रहे हैं यहां पर? एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। गेंद फेंकना, कोई दौड़ कर आता है, गेंद फेंकता है, फिर यहां पर बैट्समैन क्या करता है? शॉट लगाता है, और गेंद कहां पर चली जाती है? बाउंड्री लाइन पर चली जाती है, फिर वो गेंद आती है, फिर वो भाग कर आता है, क्या करता है? गेंद फेंकता है, यानी इसमें भी क्या है? एक्टिविटी। लेकिन थिंकिंग, ये सोचना, हम यहां बैठे बैठे भी सोच सकते हैं। सिंगापुर घूम आया मैं, खड़ा गया, हाँ ठीक है, मलेशिया, और कहां पर जाएं जी? हाँ ठीक है, गोवा घूम कर आते हैं, ठीक है, गोवा घूम आए, यानी ये सोचना, थिंकिंग, ये एक्टिविटी नहीं, यहां पर ए आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन आज का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आज हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16, ये देखिए L1 में क्या पूछा गया कि कैटल के द्वारा कितने व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली दी गई थी, और यहां पर यह कह दिया कि 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी, तो आंसर क्या आएगा हमारा? आरबी कैटल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चनों का स्तर आपको कैसा लगा? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सबसे मुश्किल पेपर आया था 2017 में, जिसमें हमें टाइम भी लगा था, समझने में टाइम भी लगा था, अच्छे क्वेश्चन थे 2017 के पेपर में। और प्यारे विद्यार्थियों, हमने सबसे पहले 2011 के 60 क्वेश्चन किए थे, L1 और L2 वाले, फिर हमने 2012 के 60 क्वेश्चन किए, फिर हमने 15 के 60 क्वेश्चन किए, फिर इसके अलावा हमने 2017 के 60 क्वेश्चन किए, और आज हमने 2021 के 60 क्वेश्चन किए हैं, और इससे पहले यानी कल हम 2022 के कितने क्वेश्चन किए थे? 120 क्वेश्चन किए थे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 60 120, और 120 कितने होते हैं? 240, और 240 प्लस में कितने हो गए? 180 हो गए श्रीमान, यानी कितने क्वेश्चन हो गए? हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए 420।
कितने क्वेश्चन? 420 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा एक क्लास में मैंने आपको 5 मॉडल पेपर करवाए थे 20 क्वेश्चनों वाले, तो कितने हो गए? 100 क्वेश्चन वे हो गए। 420 हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। 5 मॉडल पेपर मैं अलग से आपको करवा चुका हूं, यानी 30 क्वेश्चन वे, यानी 150, यानी कुल मिलाकर अब तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं रीट एग्जाम के लिए? तो हम कर चुके हैं 0, 7, 4, 5, 6, यानी 670 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं रीट L1 और L2 के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में एकदम रामबाण औषधि होती है ना, उसकी तरह काम करने वाले हैं। इसी की तर्ज पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हूबहू भी पूछे जा सकते हैं। कुछ कहते हैं ना हूबहू 100% छपेगा क्वेश्चन। जी हां, 100% कह दीजिए। 1-2 क्वेश्चन तो 100% छपती है, बाकी की परिभाषा चेंज हो जाएगी। किसी जिस प्रकार यहां पर 16 दे दिया, आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि कैटल ने कितने पीएफ प्रश्नावली दी थी व्यक्तित्व मापन के, या पूछ लेगा कि कैटल ने किसको मापन के लिए 16 पीएफ प्रणाली दी थी, व्यक्तित्व को, बुद्धि को, यानी परिभाषा चेंज कर देगा। हूबहू तो नहीं कहेंगे, यानी छपेंगे यहां से, यानी ये हम कह सकते हैं छपेंगे यहां से। हूबहू नहीं छपते कभी भी क्वेश्चन, छपते हैं कोई एक आध क्वेश्चन छप जाता है हूबहू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू छप के आ गया, यानी वो होते हैं हूबहू छपने वाले। और यहां पर 100% छपेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, छपेंगे यहीं से, चाहे एक शब्द इधर से इधर कर दे, इधर से इधर कर दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। कल का दिन आपके लिए एक और दिन है बस, उसके बाद आपका एग्जाम है। अच्छे से एग्जाम दीजिए, एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, आईडी कार्ड ले लीजिए, पेन ले लीजिएगा, अच्छे तरीके से फोटो ले लीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज न रह जाए कि आप रीट पात्रता परीक्षा ही न दे इसके, नहीं बाद में कहोगे कि हमने सेंटर में बढ़ने नहीं दिया गया, ऐसे नहीं करने दिया गया, अब वहां पर शहर में जाम लग चुका था। नहीं, आप तो 10 घंटे पहले ही चले जाओ, 5 घंटे चले जाओ, 6 घंटे चले जाओ, 2 घंटे पहले चले जाओ चाहे, लेकिन एन वक्त लास्ट 1 सेकंड के लिए मुझे बाहर कर दिया। ऐसा टाइम आए क्यों 1 सेकंड के लिए बाहर हो आप? ऐसा टाइम आना ही नहीं चाहिए। आपका टाइम होना चाहिए कि हां मैं तो 1 घंटा पहले ही वहां पर पहुंच गया था, ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं 1 सेकंड लेट हो गया, नहीं, बस ये हो गया तो आप प्यारे विद्यार्थियों रीट पात्रता से छूट जाएंगे, मेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। फिर आप ऐसे ही करोगे प्यारे विद्यार्थियों, फिर नेक्स्ट तैयारी में जुटोगे कोई। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइक कर दीजिए इस क्लास को, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।